Dear students, you are welcome to my online teaching classes. मैं शिषपाल चौहान कांतापुरा नावल का 10वां चैप्टर टोटली नॉन स्टॉप हिंदी में मैं इसकी समरी आप सबके सामने नरेट कर रहा हूँ। राजा राव ने इस उपन्यास में मिथकों का भरपूर प्रयोग किया है, जैसा कि आप ये सब जानते हैं, और इसी संदर्भ में हम कह सकते हैं कि चैप्टर 10 को एक लोकप्रिय मिथिक पर केंद्रित किया गया है, जो न केवल दक्षिण में बल्कि उत्तरी भारत में भी बहुत प्रचलित है। लोगों की मान्यता है कि कार्तिक के महीने में देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, धरती पे उतरते हैं, इसलिए इसे देवताओं का महीना कहा जाता है, कार्तिक के महीने को। तो इसीलिए कांतापुरा में विशेष सजावट भी की गई है। सड़कों, पेड़ों और घरों को रंग बिरंगी रोशनी के साथ सजाया गया है। कांतापुरा में यह प्रथा है कि देवताओं का जुलूस सड़कों से होकर गुजरता है, इसलिए देवताओं की बारात को देखने के लिए रोशनी जलाई जाती है। और जब पूरा गांव सो रहा था, पुलिस मूर्ति को गिरफ्तार करने के लिए रंगम्मा के घर में छापा मारती है। पुलिस इंस्पेक्टर एक छोटा गोलमटोल सा व्यक्ति है और वह मूर्ति के पास खड़ा है। किताबों और चरखों का ढेर लगा हुआ है कमरे के बीचों बीच, और सूती कपड़े भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। पुलिसकर्मी उस ढेर में कुछ तलाश रहे हैं। किताबें खोली जाती हैं। मूर्ति एक दूरी पे यह सब देख रहा है। रंगम्मा जोर जोर से रो रही है और कह रही है, हे पापियो, मुझे बुढ़ापे में ये दिन भी दिखाने थे। रंगम्मा, सुरप्पा और अन्य लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, यह देखने के लिए कि उस विषम समय में और टाइम में रंगम्मा के घर में क्या हो रहा है। दरअसल उन्हें लगता है कि रंगम्मा के पिता का देहांत हो गया होगा। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने बड़े खान की तरफ रुख किया और मूर्ति को बांधने का उसे कड़ाई से आदेश दिया। घोड़ा और मदा समेत और भी लोग वहां पहुंच जाते हैं। घोड़ा मदा को चुपके से जाकर दूसरों को बुलाने के लिए कहता है और परिया, रचन्ना, मदन्ना, लिंगैया और उनकी पत्नी कुछ समय में वहां पहुंच जाते हैं। फिर एक लाठी चार्ज होता है। पुरुष चिल्लाते हैं और महिलाएं और बच्चे रोने लगते हैं। जैसे जैसे लोग मूर्ति की तरफ जाते हैं तो उतना ही पुलिसकर्मी उन्हें पीटते हैं और पीछे हटा देते हैं। उसके बाद मूर्ति इंस्पेक्टर के कान में कुछ कहता है और बरामदे में आ जाता है, और शायद उसने यह कहा है कि महात्मा के नाम पर शांति और प्रेम की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे ही मूर्ति ने महात्मा का नाम लिया, महात्मा कहा, पुलिस निरीक्षक उसे बेरहमी से घसीटता है, लेकिन मूर्ति महात्मा गांधी की सराहना करना जारी रखता है। इंस्पेक्टर उग्र हो जाता है और मूर्ति के चेहरे पर थप्पड़ भी मार देता है। महात्मा गांधी की जय। अन्य लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। पुलिसकर्मी फिर से उसे पीटना शुरू कर देते हैं और वे रचन्ना महात्मा गांधी की जय जयकार करने लग जाता है और दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। पुलिसकर्मी उसको पीटना शुरू कर देते हैं और वे सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद मूर्ति को सीढ़ियों से नीचे खींच लिया जाता है और सभी महिलाएं आगे बढ़ आती हैं और चिल्लाती हैं, गुहार लगाती हैं कि उनके आदमियों को छोड़ दें, उनके मालिक को छोड़ दें, मूर्ति को छोड़ दें। पुलिस इंस्पेक्टर दूसरे पुलिसकर्मियों को कहता है, इन पर जूतों की बारिश करो। पुलिसकर्मी उन्हें पीटते हैं और सिर और पेट में लाते मारते हैं। तभी घोड़ा पुलिसकर्मियों को महिलाओं पर ज्यादती करते हुए देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वह एक डंडा उठा के एक पुलिसकर्मी के सिर पे मारने का प्रयत्न करता है। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें तितर बितर करने के लिए पीटना शुरू कर दिया। रोना, खांसी, गालियां और महात्मा गांधी की जय के नारे लगने लग जाते हैं। इस बीच ब्राह्मणों के मोहल्ले से भी चीख पुकार की आवाज आने लग जाती है और पुलिसकर्मी उस तरफ भी दौड़ते हैं और उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बूढ़े रमन्ना और डोर आगे आते हैं और खुद को गांधी के आदमी कहते हैं और पुलिसकर्मियों ने उन्हें तब तक पीटा जब तक कि वे जमीन पर बेहोश होकर गिर न जाए। अब कंचम्मा पहाड़ी पर भोर हो रही है और पुरुष चुपचाप हो गए हैं। रात काफी बीत चुकी थी और लोग शांत थे और महिलाओं की सिसकियां भी बंद हो गई थी। वो रो रो के थक चुकी थी और पुलिसकर्मियों ने 17 व्यक्तियों को रस्सियों से बांधा और उन्हें संतूर पुलिस स्टेशन ले गए तथा सलाखों के पीछे डाल दिया गया। वहां उन्हें फिर से बेरहमी से पीटा गया था और
बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। केवल मूर्ति को कारावास में रखा गया और कारवाड़ नामक स्थान पे स्थानांतरित कर दिया गया। मूर्ति का दृढ़ विश्वास था कि सत्य की हमेशा जीत होती है। शंकर कानून की अदालत में उसका बचाव करने के लिए अपनी सेवाएं उनके सामने भेंट स्वरूप रखता है, लेकिन मूर्ति ने उन्हें बहुत ही विनम्रता के साथ यह कहा कि उन्हें केवल उनका आशीर्वाद चाहिए। इसके बाद शंकर की मुलाकात एडवोकेट रंगम्मा से होती है। खादी की दुकान दसप्पा स्वयं सेवकों को गांधी मैदान में सभा करने के लिए संदेश भेजती है और इस बीच स्वयं सेवकों को वॉलंटियर्स को गांधी मैदान में जमा होने का भी संदेश भेजा जाता है। इस प्रकार मूर्ति के समर्थन में गांधी मैदान में भारी भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ शंकर दसप्पा का स्वागत करती है और रंगा और रंगम्मा वकील के स्वागत में गांधी की जय, गांधी महात्मा की जय के नारे लगाती है। हाथ जोड़कर वंदे मातरम भी गाया गया। फिर वे जमीन पर बैठ गए और शंकर, रंगम्मा और दसप्पा के भाषणों को सुनते रहे। वे सभी मूर्ति के अविनाशी गुणों के बारे में बात करते थे। अविनाशी मीन्स इनकरप्टिबल। वे सभी चरखा, अहिंसा और हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में भी बात कर रहे थे। इसके पश्चात किसी ने शंकर को अनटचेबिलिटी के बारे में बोलने को कहा, अस्पर्शता के बारे में बोलने को कहा। शंकर ने उन्हें मंच पर बुलाने के लिए आमंत्रित किया। वह दुबला पतला आदमी बोलने के लिए आगे बढ़ाया। वह स्वतंत्रता के खिलाफ बोलता है और अपनी आशंका व्यक्त करता है कि फिर से अव्यवस्था और भ्रष्टाचार होगा यदि अंग्रेजों का राज समाप्त हो गया। वह अंग्रेजों और महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा करता है। वह जाति विभाजन और धर्म के प्राचीन सामाजिक ताने बाने की भी वकालत करता है। उन्हें स्वामी के आदमी कहे जाने पर खुद पर गर्व महसूस होता है। वह गांधी जी के खिलाफ यह कहकर बोलता है कि वह किसी भी जाति और पंथ में विश्वास नहीं करता। कहता है कि सभी इंसान समान हैं। अन्य युवा मूर्ति और गांधीवादी विचारधारा के समर्थन में बोलते हैं। ग्रामीण शंकर, अधिवक्ता रमन्ना और सीताराम को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने देवी कंचम्मा से उनकी रिहाई के लिए प्रार्थना की। अब ग्रामीण भट्टा के बारे में बहुत स्पष्ट थे। उन्हें पता चल गया था कि वह स्वामी का आदमी था और इस बीच सीनू और वासुदेव कभी कभी कारवाड़ जाते और शंकर, एडवोकेट रंगन्ना के बारे में जानकारी लाते, मूर्ति और सीताराम के बारे में भी। रत्ना ने मूर्ति की रिहाई के लिए देवी कंचम्मा से प्रार्थना की। रंगम्मा शंकर के काम में मदद करने के लिए उनके साथ रहने लगी, जैसे कि कागजात की व्यवस्था करना और कांग्रेस के पत्राचार की देखभाल करना इत्यादि। वाटरफॉल वेकम्मा को रंगम्मा के शंकर के साथ रहने के बारे में पता चला तो वह बुड़बुड़ाने लगी। ओह, यह विधवा अब आदमी के साथ खुलकर रहने लगी है। उसने उसके घर पर थूका और इस तरह से वह बुड़बुड़ा रही थी और कह रही थी कि वह अदालतों में जाएगी और वासना के लिए रंगम्मा से उसकी संपत्ति ले लेगी। चमक दमक और वफादारी का कोई मेल नहीं है, जैसे कि तेल, साबुन और गर्म पानी का। पृष्ठ 82 पर टेक्स्ट को पढ़ने पर हमें शंकर के बारे में पता चलता है। ऐसा कहा जाता है कि शंकर एक तपस्वी प्रकार का व्यक्ति था, जिन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद कई बार शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। जब वह केवल 26 वर्ष का था, सभी ने उसे दूसरी शादी के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बहुत विनम्रता से सभी को समझाया कि कोई भी उनकी पहली पत्नी उषा की जगह नहीं ले सकता, जो एक देवता स्वरूप महिला थी। शंकर के पिता कभी एक कार्यालय में क्लर्क थे और वे अंग्रेजी लिखना जानते थे और फिर वो कांग्रेस की मीटिंग्स के लिए लिफाफों पर एड्रेस लिखने के लिए तैयार हो गए और कभी कभी वह कस्बे में अपनी खादी की दुकान पर दसप्पा की मदद करने के लिए उसके पास आ जाते थे। शंकर की कभी भी धन संचय करने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन किया और किसी भी झूठे मामले को स्वीकार नहीं किया। अगर उसे पता चलता कि वह अदालत में झूठा मुकदमा कर रहा है तो वह बीच में ही हट जाता। हर कोई जानता था कि उसने दुकानदार रमा चेट्टी और ठेकेदार सिनप्पा के बीच मुकदमा लड़ना छोड़ दिया था जब उसे लगा था कि वह झूठ पर आधारित था। कथाकार अब सुब्बा चेट्टी बनाम रमन खान मामले में भी हमें बताते हैं और
कहते हैं कि यह पूरी तरह से झूठा मामला था। सुब्बा चेट्टी ने रहमान को झूठे मामले में फंसाने के लिए दासी नाम की महिला को काम पर रखा था। मामले की कार्यवाही के दौरान शंकर को मामले के झूठ के बारे में पता चल गया था। फिर उसने महिला दासी को मजिस्ट्रेट के सामने अपना अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण सुब्बा चेट्टी को 3 साल और दासी के लिए 1 साल की कठोर कारावास की घोषणा की गई। उस दिन के बाद लोगों को पता चल गया कि शंकर कभी झूठे केस नहीं लेता और सबसे कम फीस लेता है। इसने उन्हें कारवां में इतना लोकप्रिय बना दिया कि उनका नाम हर किसी की जुबान पर था। यह एक सच्चाई थी कि कारवाड़ में कोई भी व्यक्ति इतनी जल्दी पॉपुलर नहीं हुआ जितनी जल्दी शंकर ने अपने कार्य में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन उन्होंने कार जैसी किसी भी बड़ी सामग्री के बारे में कभी सोचा नहीं था। उन्होंने कभी टोपी और जूते या सूट नहीं पहना। उनके चेहरे पर हमेशा एक सुखद मुस्कान रहती थी। अदालत के घंटों के पश्चात वह बैरिस्टर शास्त्री और वकील रामा राव की तरह विस्की और सोडा पीने के लिए कभी बार क्लब में नहीं गए। वह हमेशा अपनी खादी की दुकान के ऊपर की मंजिल पर जाते थे, जहां एक नए हिंदी शिक्षक सूर्य मेनन की कक्षाएं होती थी। कभी कभी वह कक्षा को 2 भागों में बांट दिया करते थे और देर से आने वाले विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते थे। वे कहते थे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, कन्नड़ उनके प्रांत के लिए काफ़ी अच्छी भाषा है। वे सदैव दूसरों को मिलते समय उन्हें राम राम कहते थे। वे अपनी बेटी से हिंदी में ही बात किया करते थे। यदि संयोगवश अंग्रेजी का कोई शब्द उनके मुंह से निकल गया तो वो दंड स्वरूप एक सिक्का एक गुल्लक में डाल दिया करते थे। उस गुल्लक में एकमात्र छेद था और हर महीने वो उस गुल्लक को खोलते थे और जो भी पैसा उसमें जमा होता वो कांग्रेस को पार्टी फंड में दान में दे दिया करते थे। यही बात वह अपने दोस्तों और अपने परिवार के सदस्यों को भी कहते थे। उनकी पोशाक एक कट्टरपंथी छुपा था। वे कहते थे कि सभी को खाकी वर्दी में होना चाहिए। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को कहा कि उन्हें कुछ दिन उपवास रखना चाहिए, उन दिनों पर जो दिन उनके लिए महत्वपूर्ण है। वे कहते थे कि उपहास मन को शुद्ध करता है। जब वह उपहास पर होते थे तो उनका उत्साह बहुत अच्छा होता था। माघ पशु मेले के बाद ग्रामीणों तक एक चौंकाने वाली खबर पहुंची। मूर्ति को 3 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। रंगम्मा के पिता का स्वर्गवास हो गया था क्योंकि वह बरामदे में एक खंबे के साथ टकरा गए थे। उनका अंतिम संस्कार नदी के किनारे किया जाता है। अचानक नदी में बाढ़ आ जाती है और राख और हड्डियां बह जाती हैं। अस्थियों को काशी जी ले जाने की रंगम्मा की इच्छा अधूरी रह गई। इस तरह से यह चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर लेके मैं फिर आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।